बियॉन्ड दैट कभी मेरे दिमाग में नहीं था कि क्रिकेट में एक फ्यूचर है। बट क्लास में तो और बच्चे भी होंगे ना, यूपी वाले लौंडे यूपी वाले लौंडे। वो भी कम होते थे साउथ में, तो एक वो एक अच्छा, बहुत बड़ा लिंक था। वो फैक्टर था। हाँ, ओके। ये एक सीबीएसई में बहुत बड़ा लूपहोल था कि मानोगे नहीं कि गुजरात के आसपास जब पहुंचे तो उनका वॉलेट बैग वगैरह सब चोरी हो गया। जगह बनाना और जगह घेरने में जितना अंतर है, ऐसी ही एक शख्सियत हमारे पास आई है जिसने अपने आसपास से जुड़े हुए लोगों के बीच में जो जगह बनाई है और जो लोगों का दिल छुआ है, उसी ऐसी शख्सियत से आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ। वेलकम टू द साइकिल क्लब दिल्ली। दिस इज़ योर पोस्ट कमल बिस्ट, और आज हमारे गेस्ट ऑन द सैडल पर हैं आप हमारे अपने रोहन शर्मा भाई। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक। और मैं बिल्कुल शुरू में ही हमारे जो स्पॉन्सर हैं स्टेडफास्ट न्यूट्रिशन, उनकी तरफ से आपको एक गिफ्ट है, ये वाली औपचारिकता पूरी कर देता हूँ। उनका ये एथलीट गिफ्ट है, ये आपको उनकी तरफ से ये यही रख देते हैं। थैंक यू सो मच। जी सर। रोहन भाई, अब मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि अगर मैं आपको नहीं जानता तो आप मुझे क्या बताते कि रोहन शर्मा कौन है, क्या है एज ए साइकिलिस्ट। मैं ऑब्वियस बात है कि साइकिल क्लब की बात चल रही है तो साइकिलिंग की बात करेंगे, तो एज ए साइकिलिस्ट अगर मैं आपसे आपका इंट्रो जानना चाहता तो क्या बताते आप? एज अ साइकिलिस्ट मैं एंड्योरेंस साइकिलिस्ट हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस ही पैशन है, लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग एक्सपर्टाइज भी है, और स्पेशली 1200-1500 किलोमीटर इंटरनेशनल इवेंट्स, ये आज के डेट में एक स्पेशलाइजेशन है जो कि अपना में ओवरऑल एक देखेंगे कि जो एक इंडियन सिनेरियो है उसमें एक ठीक ठाक जगह मैंने उसमें बनाई है अपनी। तो कितने टाइम से आप साइकिल कर रहे हैं, मतलब ये एंड्योरेंस के बारे में बात करूँ? एंड्योरेंस 2017 में मैंने साइकिल ली थी। ओके। तो आज देख लीजिए 1 साल तो हो गए हैं। बहुत लंबा टाइम नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछे कि कि भाई बचपन से साइकिलिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो प्रॉपर साइकिलिंग जो एक मेरे को मिली साइकिल और मैंने चलानी चालू करी 2017 से आज तक। 2017 से आज तक। तो अगर ये कहेंगे कि मतलब कि सिर्फ और सिर्फ आपका एंड्योरेंस साइकिलिंग ही फोर्टे है, या इसके अलावा भी आप कुछ और भी कर रहे हैं? मतलब साइकिलिंग नहीं, कुछ और भी ऐसा हो रहा है कि छुटपुट रेसें आ रही है या ऐसा कुछ पार्टिसिपेट कर लिया? नहीं, अब होता क्या है कि जब आप इतनी ट्रेनिंग करते हो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट रेसिंग के लिए भी प्रिपेयर्ड हो जाते हो, तो इंसिडेंटली रेसिंग में भी परफॉर्मेंस ठीक ही आ रही है। एंड इन जनरल ट्रेनिंग करी गई है एंड्योरेंस के हिसाब से, वो अपना एक असर छोड़ रही है रेसिंग पे। तो रेसिंग इज़ सेकेंडरी। मतलब मैं वैसे बोलूँ कि हाँ, रेसिंग एक प्राइमरी गोल नहीं है। प्राइमरी गोल नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न मैं ये बोलूँगा कि हर बंदे की एक रिस्क अवेयरनेस होती है। तो रेसिंग के जो रिस्क है कभी कभी मेरे को वो नहीं समझ में आते, या मेरे को लगता है कि थोड़ा मेरे लिए ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं घुसता उसमें। पर रेसिंग एक आज की डेट में पार्ट ऑफ माई एनुअल कैलेंडर बन चुका है। तो अगर आप एनुअल कैलेंडर बन चुका है, दैट मीन्स कि जो आपका ट्रेनिंग पार्ट आता है उसमें आप रेसिंग को प्राइमरीली आप क्या सोच रहे होते हैं? रेसिंग के लिए सोच रहे होते हैं या एंड्योरेंस के लिए सोच रहे होते हैं? क्योंकि दोनों की गेम में स्पीड का और एचआर का अपना अपना एक वो है, तो दोनों के गेम में 80% चीज़ें कॉमन है। एक बार को ये लगे कि भाई रेसर है जो एंड्योरेंस में नहीं जा सकता, या एंड्योरेंस वाला रेसिंग में नहीं जा सकता, इतना ज़्यादा नहीं है। मैं बोलूँगा कि रेसर को एंड्योरेंस में जाने में ज़्यादा दिक्कत होती है ओके, एज़ कम्पेयर टू एक एंड्योरेंस साइकिलिस्ट को रेसिंग के लिए प्रिपेयर करने में प्रॉबली 3-4 महीने लगेंगे। अच्छा। पर एंड्योरेंस साइकिलिस्ट को ये बोले कि वो 600 और जाके 1200 करके आए, तो उनकी बॉडी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। थोड़ा सा रेसर्स को कहा जाए कि 600 और 1200 रेसर्स को कहा जाए, उनको हमेशा डिफिकल्टी होती है इमीडिएटली स्केल अप करने में। प्राइमरी रीज़न ये होता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड चलाने के आदी होते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स बर्न करने के आदी होते हैं, उनको हार्ड बर्निंग नहीं आती इतनी अच्छी। तो पर 80% ट्रेनिंग कॉमन होती है। आखिरी इवेंट से 1 महीना पहले आप अपना मोड स्विच करके आप उसको रेसिंग की तरफ थोड़ा सा ढाल सकते हो। बिकॉज कि जो इंडिया का जो कल्चर है रेसिंग का, वो उतना डिस्टेंस नहीं है रेसिंग में, इस वजह से भी है।
हमारे यहाँ स्टेज रेसिंग नहीं होती है, बहुत कम होती है। हाँ, स्टेज रेसेस नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2 कमल भाई, इवन अगर आप एक 100 किलोमीटर की रेस की बात करें, उस रेस में आप क्योंकि बंच होता है आपके पास चलाने के लिए, आप ओवरऑल एनर्जी इतनी नहीं स्पेंड करते हैं 100 किलोमीटर में जितनी आप अकेले जब आप इंडोरेंस में चल रहे होते हैं करते हैं। और फ्यूल जो बॉडी कंज्यूम कर रही होती है उसका भी फ़र्क होता है। तो एक रेसर की बॉडी थोड़ी सी अलग डेवलप होती है, पावर की तरफ होती है, पावर स्पाइकिंग की तरफ डेवलप होती है। इंड्योरेंस साइकिलिस्ट को एक कांस्टेंट पावर की तरफ काम करना पड़ता है। तो मेरा ये सवाल पूछने का सारा शुरू से हम साइकिल पे क्यों आ गए हो, जैसा आपने बताया कि 2017 से आपकी जर्नी शुरू हुई है, तो आज जहाँ हम बैठे हैं पीछे बैकग्राउंड में जाएं तो कभी आपने सोचा था कि इस तरीके की किसी से गुफ्तगू करेंगे, आपकी ऐसी कुछ बात होगी नहीं, रेसिंग को लेकर, साइकिल को लेकर, एंड्योरेंस को लेकर? कभी नहीं सोचा था। क्या आपका क्या बैकग्राउंड रहा है स्पोर्ट्स को लेकर? कोई बैकग्राउंड रहा है बचपन से? अगर सीधा बचपन पे जाएं, कट शॉट, क्या याददाश्त है, पहली की याददाश्त क्या है खेल को लेकर? मतलब एक ग्रोइंग अप 90s में जो होता है कि भाई क्रिकेट तो सभी खेल रहे होते हैं, क्रिकेट सभी खेल रहे हैं। एक होता है कि भाई संडे हुआ नहीं तो सुबह 5 बजे उठ के भी लगे हुए हैं क्रिकेट खेलने में। हाँ, हर रोज शाम को जैसी 4-5 बजे नहीं कि गेट के बाहर देखना चालू हो जाता है विकेट लग रही है कि नहीं लग रही है। हाँ, जैसी कोई आया बाहर निकल के खेलने के लिए अंधेरे तक खेल रहे हैं, तो क्रिकेट हमेशा था। 11th-12th में क्या हुआ कि मैंने फिजिकल एजुकेशन ली थी स्कूल में, तो बास्केटबॉल इंट्रोड्यूस हुआ मेरी लाइफ में। ओके। बास्केटबॉल मेरे लिए हाइट का एडवांटेज था, थोड़ा सा फिजिक का एडवांटेज था, तो बहुत नेचुरली मैंने उसको पिकअप किया। कॉलेज में जाने के बाद मेरा क्रिकेट एकदम ख़त्म हो गया एंड उसकी जगह फुटबॉल रिप्लेस हो गया। तो कॉलेज में मेरा बहुत मैसिव बैकग्राउंड रहा फुटबॉल का। अभी स्कूल तक ही रहते हैं? स्कूल तक ही रहते हैं। स्कूल में आपके कितने सिबलिंग्स के हैं, कितने हैं आप लोग? मेरी 2 सिस्टर्स हैं। 2 सिस्टर्स है, वो भी हैं स्पोर्ट्स में कुछ टच में या कुछ? नहीं, एक्चुअली हमारे बीच में 8 साल का गैप है। अच्छा। तो इन जनरल बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में वो नहीं थी। एंड जब मैं प्रॉब्ली बोलूँगा मैं स्कूल में था तो वो बहुत ही छोटी थी, तो उनके लिए वहाँ से इंस्पिरेशन लेना भी एक वो था नहीं, एक मतलब अलग 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 जनरेशन में। स्पोर्ट्स एंथू नहीं रही मुझे स्कूल टाइम में? नहीं, स्पोर्ट्स तो नहीं। आप बड़े भाई हैं? हाँ, मैं बड़ा भाई। आप बड़े। और फैमिली का, मम्मी पापा का क्या आपका रोल था आपके शाम तक क्रिकेट खेलना? और नहीं, मेरे पापा बहुत बड़े क्रिकेट के फ़ैन थे। अच्छा। और हमारी जो एक कॉलोनी की टीम होती थी उसके कैप्टन भी वही रहते थे। बॉल के? हाँ, सीजन बॉल के। तो एंड एक होता है ना, एक एंथू किसको बोलते हैं कि अगर नवंबर का सीज़न आ रहा है तो जो एक बैडमिंटन का कोर्ट तैयार करना है, लाइटें लगनी है अरे हमारे, तो उन सब में उनका रोल रहता था। और क्रिकेट टीम को गाड़ी में बैठा के लेके जाना सब। आपको लेके उनको ड्रीम नहीं हुआ कि ये मेरा बेटा कभी खेले इंडिया के लिए, ऐसा कुछ तैयारी कराऊँ इसमें? कभी कोचिंग वोचिंग के लिए डाला आपको? नहीं, एज सच हमारे घर में एक वो वाला माहौल नहीं था कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, ऐसा नहीं। इंजीनियर हमेशा ऑन द कार्ड। नहीं, मतलब कि मेरा बेटा क्रिकेटर बनेगा, क्रिकेटर बनेगा नहीं, कोई फोर्सफुली नहीं था? कभी नहीं था, मेरे दिमाग में था, बट इन जनरल कभी इतना नहीं सोचा था कि क्रिकेट में एक जो होता है वही क्लास, जब आप 10 साल के होते तो आपको सभी अपने आप को सचिन तेंदुलकर समझते हो। पर बियॉन्ड दैट कभी मेरे दिमाग में नहीं था कि क्रिकेट में एक फ्यूचर है। आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है ना? बैकग्राउंड में तो 11th-12th में हमने ये कहाँ से फिजिकल एजुकेशन कहाँ से ऐड हो गई? ये एक सीबीएसई में बहुत बड़ा लूपहोल था कि आप जो 5th सब्जेक्ट है अच्छा, उसको आप एक चॉइस होती थी और उसको आप इजी लेते थे ताकि आप अपने मेन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पे आप इन पे फोकस कर सकते हो। तो सबका एक ट्रेंड होता था कि जब जो भी आईआईटी वगैरह के लिए तैयारी कर रहा है उनके लिए एक 5th सब्जेक्ट को फिजिकल लेके छोड़ते थे। अच्छा। तो 11th-12th में बास्केटबॉल, 11th-12th में क्रिकेट छूट गया? क्रिकेट छूट गया, बिल्कुल छूट फिर आया बेंगलोर गए इंजीनियरिंग करने? गया। बैंगलोर गया मैं इंजीनियरिंग आप दिल्ली बेस्ड हैं? बिल्कुल, ये दिल्ली एनसीआर बेस्ड हो? बेंगलोर इंजीनियरिंग, वहाँ का बताइए क्या रहा? बैंगलोर जाते ही मतलब मैंने फुटबॉल कभी नहीं खेला था। अच्छा, इससे पहले फुटबॉल? बहुत मतलब जो एक कॉलोनी में थोड़ा बहुत कभी वो खेला, बट हाँ, अब समहाउ वहाँ पे बहुत मेजर फुटबॉलिंग कल्चर था बैंगलोर में। और मेरे को एक नेचुरल मेरे को अपना एक वो दिखा, मतलब मेरे को जो कैप्टन्स होते हैं जो आके पिक करते हैं, उन्होंने पिक किया, उन्होंने खिलाया। एंड एक जिसने कभी नहीं खेला था उसके हिसाब से मैं काफ़ी नेचुरल था फुटबॉल की तरफ। ओके। तो फुटबॉल वहाँ पे बीइंग अ बिग स्पोर्ट बिकेम अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ। कौन से पोजीशन पे खेलते थे?
मैंने मिडफील्ड खेला है, मैंने डिफेंस खेला है, मैंने स्ट्राइकर भी खेला है सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो हाँ, बट हाँ मेजरली मैंने मिडफील्ड खेला है। अगर अगर हम एग्जैक्ट पोजीशन की बात करें तो उन्हें सबसे ज़्यादा मेहनत मिडफील्डर ही कर रहा तो हूँ। मैंने लेफ्ट मिड खेला है सबसे ज़्यादा। अच्छा, लेफ्ट आपका चलता है? लेफ्ट नहीं चलता है, तो एक वही सब पूछते थे भाई लेफ्ट क्यों खेलना चाहते हो, तो लेफ्ट इसलिए खेलना चाहते थे, राइट पे सारे बेटर प्लेयर्स होते थे। तो लेफ्ट से ये होता था कि रादर देन आप क्रॉस करने की आप अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो, तो एक ये कोशिश होती थी। और वही मुलाकात हुई आपको अपने फ्रेंड अभिनव कुमार सिंह से? अभिनव बिल्कुल मेरे साथ मेरा क्लासमेट है इंजीनियरिंग में, नहीं, हॉस्टल कॉलेज सब। वो भी साथ में टीम में थे या उनका इंटरेस्ट था खेल वेल में? नहीं, अभिनव बहुत डिफरेंट थे। अभिनव आप अभी देखोगे आप पहचानोगे नहीं, अभिनव कॉलेज में एकदम रिप मस्कुलर था। मुस्कुलर बिल्कुल, वो दिन के 2-2 घंटे जिम में लगा रहता था। ओह। एंड बाय फार हमारे पूरे बैच में सबसे ज़्यादा रिप्ड वही था। एंड क्योंकि अभिनव भाई की जो मेरी याददाश्त Correct, है, correct, जब correct. 1200 जब पहला हुआ था, हाँ तो मैंने सोचा था कि ये दीपेंद्र भाई किसको लेकर आए हैं, और वो बैठे हुए फुटपाथ पे हमारा वेट कर रहे थे एक बाबा जी बन के। हाँ, बाबा जी बन के। तो वो बाबा जी का फेज उसका बाद में आया कॉलेज में, एकदम कम्प्लीटली रिप, जिसमें कि मैच नहीं कर सकते कोई? नहीं जज कर सकते, नहीं जज कर सकते। एंड बहुत सीरियस टाइम वो जिम में स्पेंड करता था। ओके। एंड फिटनेस हमेशा से उसकी लाइफ में था, बट आउटडोर एक्टिविटीज वो नहीं, जिम जिम हाँ जिम वाली फिटनेस। ओके ओके। तो कॉलेज मतलब वो वाले फेज में जब आप मतलब हॉस्टल में रूम सेम था या सिर्फ क्लासरूम सेम थे? क्लासरूम सेम थे, रूम सेम नहीं था। मोर इम्पोर्टेंटली क्लास, आई थिंक हमारे सेकंड थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स सिंगल रूम भी हो जाते थे। फ्रेंडशिप कैसे हुई, मतलब क्या लिंक था कि आपस में, क्योंकि खेलते साथ नहीं थे? बड़ा लिंक तो हाँ। सेम क्लास में ही थे। हाँ, एंड बट क्लास में तो और बच्चे भी होंगे ना? यूपी वाले लौंडे, यूपी वाले लौंडे। यूपी वाले लौंडे वो भी कम होते थे साउथ में, तो एक वो एक अच्छा, बहुत बड़ा लिंक हाँ, था। वो फैक्टर था। हाँ, ओके। फिर कॉलेज के बाद, इंजीनियरिंग के बाद आया लव। इंजीनियरिंग के बाद 1 साल और मैं बैंगलोर में मैंने जॉब करी। ओके। उसमें भी फुटबॉल बहुत चला। उसमें जॉब में भी हाँ, हमने अपनी ऑफिस की टीम भी ज्वाइन करी, प्लस हम लोग हर संडे भी खेलते थे, अच्छे लेवल पे खेलते थे। ओके। तो बैंगलोर का मेरा वो 5th ईयर भी जो था वो भी फुटबॉल हैवी रहा। उस टाइम में बाकी सारे स्पोर्ट्स छूट गए थे। तो बैंगलोर में तो हम सोचते साइकिल कल्चर भी बहुत बड़ा है, तो उस टाइम कुछ था वहाँ पे ऐसा? नहीं, ये उस मैं टाइम नहीं था। 2005-6 की बात कर रहा हूँ, साइकिल तो दिखती भी साइकिल नहीं थी इस टाइम। ओके, ठीक। फिर आप बैंगलोर से शिफ्ट होके कहाँ गए, अगली सिटी क्या रही है? सीधा सीधा दिल्ली। सीधा दिल्ली। MBA? MBA मैंने किया उसके 3 साल बाद यहाँ आया। ओके। 2 से 2.5 साल काम किया, उसके बाद मैंने MBA। काम आपका फैमिली बिजनेस है? मेरा फैमिली बिजनेस है, करेक्ट। ओके। मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। फिर MBA के लिए मैं गया बॉम्बे, विच वॉज 2008 में। और फिर बॉम्बे में मैराथन्स आई आपकी लाइफ में, ये टाइम का? नहीं, एक्चुअली अगेन यहाँ पे अभिनव का बहुत बड़ा रोल है। तो अभिनव ने 2006-7 में मैराथन भागना चालू कर दिया था। 2006-7 में? क्या एज रही होगी इस टाइम आपकी, मतलब 21-22 साल। 21-22 साल? हाँ, और वो हमारे लिए बड़ा ही एलियन कॉन्सेप्ट था कि ये सोचते थे इतना भागता कौन है, 4 घंटे तक कोई भाग कैसे सकता है। और आप बॉम्बे ही रहते थे उस टाइम? हाँ, MBA कर रहे थे? करेक्ट। तो ठीक है। उस टाइम पे वो बॉम्बे आता था भागने के लिए, वो बॉम्बे नहीं रहता था। और हम लोग जाते थे सपोर्ट देने के लिए। स्टार्ट लाइन पे मैं हमेशा होता था, फिनिश लाइन पे हमेशा होता था। इसके बाद हम लोग, हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट होता था देखना, जस्ट SCMM होता था उस टाइम पे, और SCMM देख के वो एक इंस्पिरेशन आती थी। और आके बताता मिलिंद सोमन के साथ भाग रहा था, और मैंने उसको हाई भी बोला। और एक्चुअली बहुत कम लोग होते थे जो फुल मैराथन भाग रहे होते थे उस टाइम। हाँ, वो टाइम अलग था। तो SCMM में 400-500 लोग होते थे टोटल जो फिनिश करते थे फुल मैराथन को। एंड वो फर्स्ट था, भागता था। एंड वो ही वहीं से एक शायद दिमाग में बैठा कि यार ये शायद कर सकते हैं इन कभी लाइफ में, अभी तो नहीं बस की बात है। ओके। बट हाँ, एक कहीं ना कहीं कीड़ा वहीं से बैठा था कि कभी तो करेंगे, कभी तो करेंगे। कभी कभी मैं 5 बार मैराथन दौड़ लिया आपको? नहीं, उसको काफ़ी टाइम लग गया। अच्छा, वो मतलब आप बॉम्बे से यहाँ आ गए वापस? हाँ हाँ, तो काम में लग गए? उसके बाद तो लग गए, मोटे हो गए, लाला बन गए, सब मोटे लाला हो गए। लाला जी। लाला जी हो गए। उसके बाद अभिनव का भी फॉर सम फैमिली रीजंस उसका भी TMM जाना छूट गया था 2012 से। अच्छा। तो उसने 6-7 साल लगातार किया था, उसके बाद उसका गैप आया। तो ये कॉलेज टाइम में और इन सब में आप ट्रैकिंग में भी आपने एंजॉय किया, या ये सब बाद में आया? सब बाद में आया, सब बीच बाद में में। एकदम जीरो वाला फेज है, और अच्छा खासा लंबा फेज। MBA के दौरान भी फुटबॉल चल रहा था? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं चल रहा था एकदम बॉम्बे में? कुछ नहीं चल रहा था, खेल से जुड़ा हुआ? जीरो।
एब्सोल्युटली जीरो। कोई जिम नहीं, कोई मॉर्निंग वॉक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई और अपना पढ़ाई से मस्ती अभिनव के लिए चेयरिंग करना। हाँ, वो साल में एक बार उसके लिए चेयरिंग करते थे। ठीक है। तो अब हम 2006 से कहाँ आ गए हैं? अब यहाँ आप जॉब कर रहे हैं अपना, सॉरी, काम कर रहे हैं फादर के साथ, बिल्कुल लाला जी बने हुए हैं, बिल्कुल। और फुल फ्लेज्ड। बस फुल फ्रेश पार्टी चलती रहती थी, और तो एक बैचलर हैं, और चल रही है, मस्ती चल रही है, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। शादी शादी मेरी हुई 2011 में। 2011। अभी भी फिटनेस का कोई सीन हो? कोई सीन नहीं, दूर दूर तक कोई सीन नहीं। ओके। तो मैं अपना इस टाइम पे करंट वेट से प्रॉब्ली 15 किलो प्लस ऑलरेडी हो चुका था उस टाइम पे। अच्छा। तो एंड मतलब बैक इश्यूज वगैरह क्रीप अप कर गए थे, तो हो रही थी लाइफ में, बट बहुत दूर फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फिटनेस। तो फिर मैराथन कब शुरू किया फिर आपने? मैराथन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये भी कि आउट ऑफ द ब्लू मेरी वाइफ एक दिन उसने ADHM अपना रजिस्टर कर लिया, उनके ऑफिस में कुछ आया, हाफ मैराथन। हाफ मैराथन। ठीक है। 2015 की बात होगी है। अब मैंने कहा चलो मैं भी करूँगा। 1 महीना 2 महीना बचा था उसको, उस टाइम पे इवेंट को मैंने कभी 5 किलोमीटर भी नहीं भागा हुआ था। अच्छा। तो जब रजिस्टर करने गए तो उन्होंने मना कर दिया कि आपको पास टाइमिंग होनी चाहिए कोई सी। हाँ। तो उस टाइम तो ईगो पे आ गई, ये कैसे हो सकता है। तो उसके बाद वो एक फेज था जहाँ पे कि मेरी वाइफ ने एक्चुअली पहली बार अपना हाफ मैराथन कंप्लीट किया, एंड उस दिन से उन्होंने उनकी रनिंग जर्नी चालू हुई। अगले 5 साल में उन्होंने मल्टीपल हाफ मैराथन पूरे किए। अच्छा। उस साथ में मेरा स्टार्ट हुआ। ये अंडरग्राउंड नहीं था कि मैंने तो शादी से पहले फिटनेस एंथु थी, या वो फिर बाद में ऐसे पार्ट टाइम जॉगिंग स्टार्ट करा फिर मैराथन पार्टिसिपेट कर लिया था? स्कूल, क्योंकि आपने तो अपना बैकग्राउंड बता दिया कि MBA के टाइम पे मैं जीरो हो गया था, बिल्कुल वेट अप हो गया था, सब कुछ हो गया था। तो अपने स्कूल की बास्केटबॉल टीम में थी। अच्छा, वो भी बास्केटबॉल? हाँ, बास्केटबॉल खेलती थी, एंड वही था उनका। ये अरेंज मैरिज थी? नहीं, अरेंज मैरिज नहीं थी। अच्छा, बढ़िया है, और बहुत बढ़िया था। हाँ, तो उनके साथ साथ बस फिर हमने साथ में भागना चालू किया। ओके। साथ में हमारे ट्रेनिंग वगैरह भी साथ में होती थी, सुबह उठते थे, भागते थे। साइकिल अभी भी नहीं है? साइकिल आई 17 में आई, अभी नहीं आई। ये 15-16 में नहीं आई है, अच्छा। बट हाँ 17 में आई साइकिल। तो 15-16 तक आप हाफ मैराथन दौड़ रहे थे। अभी मुंबई नहीं गए आप? मुंबई में गया पहली बार 16 में। 16 में फुल के न्यू फुल के गया, हाँ। ओके। और उसके बाद लगातार हर साल 5 साल आप दौड़े? कोविड तक लगातार कोविड तक आप दौड़े? कोविड में गैप आया, ओके। उसके बाद वो गैप रह गया। अब आ जाते हैं साइकिल पे। साइकिल कैसे आई लाइफ में? तो साइकिल भी मेरे को ना मेरे को चेंज पसंद नहीं है लाइफ में, कि जो चल रहा है चलते रहे। चल रहा है। तो मेरा बर्थडे था, मेरे बर्थडे पे तब एक नया डिकैथलॉन शायद खुला था, मेरे को कॉन्सेप्ट भी नहीं होता था डिकैथलॉन का। ओके। मेरी वाइफ ही मेरे को लेके गई फोर्सफुली कि हम ना यहाँ पे 1 घंटा स्पेंड करेंगे। अच्छा। उसने एक्चुअली अभिनव से बात करके बाइक वगैरह सेलेक्ट कर रखी थी, वहाँ गए एंड मेरे को एक फर्स्ट गिफ्ट मिला। अभिनव से बात करके? हाँ, अभिनव से बात करके उसने अभिनव साइकिलिंग में आ चुके थे क्या? अभिनव ने उस टाइम पे क्या किया था, वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक दिन वो पहुंचे कन्याकुमारी। कन्याकुमारी वो काम कर रहा था इन ये अंडमान में। ओके। तो वहाँ से अपनी जॉब छोड़ के शिप पकड़ के कन्याकुमारी पहुंचा। उसके पास खाली टाइम था, वहाँ पे एक दुकान होती थी बहुत पॉपुलर, अन्ना की शॉप बोलते हैं। तो वहाँ गया, एक हाइब्रिड उठाई, ओके, और इंडिया टूर पे निकल गया। इन 2014 उसने बाइक अगले 2 महीने तक चलाई, और लेह में जाके अपना उसने इस टूर को ख़त्म किया। आउट ऑफ द कन्याकुमारी से ले गए वो? कन्याकुमारी से लेह 2014 में? 2014। आपको पता था वो कैसा कर रहा है? ना, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता? था। ये उनका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था? ये उनका ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम था, जब वो जब दाढ़ी आई और सब कुछ हुआ। अच्छा। तो साइलेंट मोड में, विदाउट फोन, जिसमें कि आप मानोगे नहीं कि गुजरात के आसपास जब पहुंचे तो उनका वॉलेट, बैग वगैरह सब चोरी हो गया। अच्छा। फिर भी हमें फ़ोन करके नहीं बताया, तो वहीं से उसने लोकली अरेंज करके अपना ट्रिप पूरा किया। बाइक के बारे कोई नॉलेज नहीं, उस बाइक को रास्ते में खुद ही रिपेयर करना। अच्छा। तो उसको उससे आइडिया था बाइक का। अच्छा अच्छा। उसके बाद ही वो आए, आप लोग की 2017 वाली शायद जम्मू 1200 में उसने हाँ। मार्शलिंग करी। आप लोग जब फिनिश कर रहे थे, मैं फिनिश लाइन पे था। आप थे वहाँ पे पेट्रोल पंप पे? पेट्रोल पंप पे मैं पिकअप करने गया था उसको।
अच्छा तो राइड फिनिश कराई थी, ढोल वोल बजे थे बहुत। अच्छा। वो फील मैंने लिया था। अच्छा लिया था मेरे फील मैंने को, सच लिया बता था। रहा हूँ मुझे याद नहीं है। वो अनबिलीवेबल था फॉर मी। मतलब यू नो आज भी गूज़बम्प्स आते हैं कि ये क्या हो रहा है। लोग 1200 करके आए हैं, पंजाब से टीम आई हुई है पूरी, उनके साथ ढोल वाला भी आ रखा है पूरा। मैंने मतलब ये तो दुनिया ही अलग है। लोग 1200 किलोमीटर से बाइक चला रहे हैं, 3 दिन से ये रोड पे है, सड़क पे। बारिशों में चला रहे हैं, इतने 3 दिन से बारिश हुई। वो मेरे लिए फर्स्ट एक्सपोजर था। उससे पहले मैं एक बार दीपेंद्र के घर गया था। ओके। उसने मेरे को अपना वो दिखाया था, पीबीपी का एक बोर्ड था। दीपेंद्र सहजपाल, मैं सबको बता दूं कि नोएडा इंजीनियर्स के क्लब हेड थे। नोएडा इंजीनियर्स अब क्लोज हो चुका है। वो दीपेंद्र सहजपाल अपने आप में 2 बार पीबीपी करके आए हुए हैं, और एक बार उनका फिनिश है और एक बार शायद डीएनएफ है उनका, है ना। लास्ट वाला डीएनएफ है। फर्स्ट टाइम वो फिनिश कर आए थे 2015 में। 3 में फिनिश किया था। हाँ, तो उनका दिल्ली साइकिलिंग कल्चर में बहुत बड़ा हाथ है दीपेंद्र भाई का। मेरे केस में तो बहुत बड़ा हाथ। हाँ नहीं, मेरे उसमें भी है। मेरे को भी 1200-1400 मैंने उन्हीं के साथ की है, और खुद अपने आप में एक अच्छे इंसान है, शख्सियत वो। हाँ, दीपेंद्र भाई। तो हाँ, तो उनके घर गए, मैंने देखा यार ये मतलब बोर्ड लगा रखा है 1200 किलोमीटर फ्रांस में जाके करिए, और बता रहे मेरे को यहाँ पे मेरे को यहाँ पेन हो गया था। मैंने कैसा पागल आदमी है यार, कौन करता है ऐसे। ये था मेरे वर्ड्स। मतलब ठीक है, बट 1200 किलोमीटर आपके पास 4 दिन आते कहाँ से है। पहला तो रिएक्शन ये था कि बाकी सब तो ठीक है, 4 दिन तक कोई साइकिल पे कैसे बैठ सकता है। और आई थिंक ये सभी का रिएक्शन होता है, सभी का तो वो नेचुरल रिएक्शन ही था। हाँ, बट ये एक ना माइंड में इंसेप्शन चालू हो गया था कि ये सब होता है। ये सब अपनी ऐसी चीज़ जब माइंड में डेवलप होती है, माइंड में पहले बड़ी होती है, उसके बाद आप एक्चुअल रियल लाइफ में कर पाते हो। तो जब आप लोग ने 1200 अपनी ख़त्म करी थी, उसका फिनिश देखना, दीपेंद्र का ये वाला इंसिडेंट, उसके घर पे जाना, ये सारे मेरे इनिशियल डेवलपमेंट फेजेस थे। तो तब मेरी साइकिल आ गई थी। मैं 20 किलोमीटर चलाता था हफ्ते में 2 बार। और वही माउंटेन बाइक बाइक कैथन की बिटवीन तो मेरा सवाल यहाँ पे ये आ रहा था कि यूजुअली साइकिलिंग हम कर रहे होते हैं, जैसे मेरी जर्नी जो चल रही है, मैं साइकिलिंग ही करता रहा हूँ और अब मैं रनिंग की तरफ जा रहा हूँ। वैसे तो मेन एम तो ट्रायथलॉन का है, आयरनमैन का है, और मैंने ये जर्नी ऐसा देखी है सामने, है ना। अपने सीनियर्स को करते हुए देखा है, या कंटेम्प्रेरी जो मेरे साथ के साइकिलिस्ट हैं उनको देखा है ऐसे करते हुए। मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ, और आपके बारे में पढ़ते हुए भी नहीं समझ पा रहा था कि एक आदमी जो 5 बार टाटा मुंबई दौड़ चुका है, सॉरी अब टाटा मुंबई है वो स्टैंडर्ड, करेक्ट है ना, तो जो टीएमएम दौड़ चुके हैं 5 बार, और ऑब्वियसली हर बार अच्छा किया होगा, हर बार टाइमिंग। उसने अपना टारगेट रनिंग में ही क्यों नहीं आगे डिसाइड किया कि मैं अल्ट्रा डिस्टेंस करूँगा, या फिर मैं टाटा मुंबई में ही एक बहुत प्रो रनर बन जाऊँगा। क्योंकि बचपन से कंपटीशन की भावना तो थी। फुटबॉल मिडफील्डर के अंदर सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव मिडफील्डर ही होता है, क्योंकि उसे डिफेंस भी संभालना भाग के, और आगे बॉल भी फेंकनी है। सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटर मिडफील्डर होता है। जितने चैंपियन हैं वो मिडफील्डर ही रहे हैं, है ना, चाहे डेविड बैकहम है चाहे कोई और भी हैं। तो आपके अंदर ऐसा क्या आया कि यार ये साइकिल, ठीक है जम्मू 1200 देखा, दीपेंद्र भाई के पास गए, अभिनव की कहानी सुनी, बट वो जो रनर 5 बार दौड़ चुका है, वो क्या सोच रहा था साइकिल को लेकर? मैं आज भी जैसे बहुत सारे एथलीट्स को ट्रेन करता हूँ, और ये सवाल मेरे पास आता है, मेरे उसमें रिस्पेक्ट में नहीं, पर जनरली कि मैं आगे क्या। अब नो रनिंग में मेरा सब 4 हो गया, मेरा 345 TMM हो गया, अब क्या। अब मेरे को तो मैं सबको ये बोलता हूँ कि आप ये देखो आप इंजॉय क्या कर रहे हो। आप एवरीडे बेसिस पे आप अपने आप से इवैल्यूएट करो कि आप किस चीज़ को ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो। एंड यही सवाल मैं अपने आप से बहुत रेगुलरली पूछता हूँ। मैं ठीक ठाक स्विमिंग भी कर लेता हूँ। मैंने आयरन मैन में के बारे में सोचा भी। जब मैंने ट्रेनिंग चालू करी तो मेरे को रियलाइज हुआ मैं बहुत ज़्यादा इसको इंजॉय नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आयरन मैन का ठप्पा लग जाएगा, हाँ, पर ठप्पों के लिए मैंने कभी किया नहीं। मैंने आज तक कोई मेडल भी कलेक्ट नहीं किया। मेरे को वो को है ही नहीं एक कि क्या कर रखा है, क्या उसके बारे सोच के बहुत ज़्यादा कुछ मेरे को मिलता नहीं। तो अब अगर आप ब्रांड के लिए नहीं कर रहे हो तो फिर यही देख रहे हो कि आप इंजॉय किसको कर रहे हो। एंड ये क्वेश्चन जितनी बार मैं अपने आप से पूछता हूँ, मैं रियलाइज़ करता हूँ कि आई एम द हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम ऑन द बाइक। जब सुबह का अगर मैं रनिंग करने जा रहा हूँ तो 45 मिनट में मैक्सिमम 1 घंटे में रन खत्म हो जाता है। ओके। बाइक पे हो तो 2 घंटे भी हो, आपकी सोशलाइजिंग हो रही है। आज के डेट में ना मेरा सोशल सर्कल 70% साइकिलिस्ट हो गया है। रनिंग एक बहुत ज़्यादा सोलो स्पोर्ट था, बहुत टाइम कर लिया था, एंड
वही यही सवाल अपने आप से पूछ पूछ के कहीं ना कहीं साइकिलिंग बढ़ गई एंड उसने रनिंग को टेक ओवर कर लिया। कोविड डेटनेल था कि मैं हमेशा मानता था कि हर साल मेरे को एक हाफ मैराथन तो भागना ही है, एंड टिल अबाउट लास्ट ईयर मैंने हर साल कम से कम आईडी बाय तो भागा ही भागा था, एंड हमेशा एक 145 की रेंज की स्पीड पे भागा है। तो एक ये रहता है कि मेंटेनेंस तो थी रनिंग की, क्या मैं उसको बाद फिर से फुल मैराथन स्केल अप करना चाह रहा था कि नहीं, अभी तक तो नहीं। ओके। हैविंग सेड दैट, इस साल दिसंबर में अभी हमने डिसाइड किया है थैंक्स टू अनुपम कि हम एक 100 किलोमीटर की रन करेंगे। तो मैंने पार्ट लिया है, मैंने कमिट किया है उसको, देखते हैं अब माइंड जाता है रनिंग की तरफ कि नहीं, पर कोशिश है कि दोबारा मैं शायद रनिंग को इंट्रोड्यूस करूँगा इस साल अपने अपने कैलेंडर में। ओके। तो जो हेल्थ इशू की जो आप बात कर रहे थे उसमें कहीं माइग्रेन का भी आपने जिक्र किया है मेरे साथ, तो वो रनिंग के फेज़ वाले से पहले का था या साइकिल और रनिंग के बीच का फेज़ है? नहीं, सो माइग्रेन मेरे को बचपन से है, बचपन से है। बचपन से है। माइग्रेन एक तरीके से इतना ज़्यादा सीवियर हो गया कि एक पॉइंट के बाद वो हेडेक तो जो आता था वो बॉडी उसको नम कर देती थी, बॉडी में वो दूसरे फॉर्म से मैनिफेस्ट होता है। ओके। अब वो मेरे को बहुत मेजर डाइजेस्टिव इश्यूज क्रिएट करता है। मैं कई बार 2-2 दिन तक मेरे को बेड पे रहना पड़ता है कि मैं खा नहीं पा रहा होता हूँ, एंड टू एन एक्सटेंट वो अनडायग्नोस चला गया। मेरे को बचपन में माइग्रेन डायग्नोस हुआ था, फिर वो जब गट की तरफ बढ़ गया तो फिर मैं खाली गट डॉक्टर्स के पास भी जाता रहा, एंड किसी के पास जवाब नहीं आया। मैं अपना मेरा पीवीपी का डीएनएफ इसीलिए हुआ था कि मेरा पीवीपी नहीं, मैं आज के डेट में मैं 7 या 8 ब्रेवेट डीएनएफ कर चुका हूँ। ओके। जो कि बहुत ज़्यादा है, कोई लोग किसी के रिकॉर्ड में आपको इतने डीएनएफ नहीं मिलेंगे। है तो नहीं, कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं, आई नो, बट मेरा बट हाँ मतलब ऐसे मेडिकल कंडीशंस को लेकर नहीं है वो लोग, मेरा ये होता है टेक्निकल रीजन से रहे। कम्प्लीटली मेरे बॉडी शट डाउन हो जाती है, एंड जब वो मेरे को हिट करता है माइग्रेन, एंड फूड प्रोसेसिंग एकदम बंद हो जाती है, तो वो एक मेजर इशू था। एंड मैं ये भी बोलूँगा कि वो साइकिलिंग रनिंग से क्योर नहीं हुआ। अच्छा। एक बार को जो दूसरे हेल्थ इशू की बात करें, मेरा बैक इशूज़ थे वो ज़रूर क्लियर हुए। माइग्रेन इन जनरल बहुत ज़्यादा मेरे को इससे नहीं फ़ायदा हुआ। ये एक्चुअली हिंड्रेंस ही रहा है फॉर मी इन अल्ट्रा डिस्टेंस इन रनिंग एंड साइकिलिंग। और ट्रैकिंग का क्या पार्ट रहा है आपकी लाइफ में फिर? ट्रैकिंग किया है हमने, काफ़ी अच्छे लेवल पे ट्रैकिंग किया है। मैं अगर हम हाइट की बात करें तो 5800 मीटर्स तक स्केल किया है। ये रनिंग और साइकिल के साथ चल रहा है? ये रनिंग के साथ चल रहा है। रनिंग के साथ चल रहा रनिंग एक्चुअली रनिंग साइकिल के साथ चला। है। 2018 में हमारे एक ट्रैक में मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड AMS से ही डाइड ऑन द ट्रैक। बहुत ही स्ट्रेसफुल हमारे लिए वो था। हम लोग चाइना बॉर्डर के पास 2 दिन तक थे बिफोर रेस्क्यू केम। 2 दिन तक मैसेज भिजवाने के बाद भी हम इतना दूर थे कि रेस्क्यू नहीं आ पाई थी। एंड दैट इज़ वेयर आई थिंक, एंड कंबाइंड विद कोविड हम लोग का ट्रैकिंग छूटी है। तब तक एक हम लोग एनुअल ट्रैक ज़रूर करते थे, बहुत डिफ़िकल्ट अच्छा ट्रैक करते थे एक कुछ ना कुछ पकड़ के। तो ट्रैकिंग मैं कितनी भी रनिंग करता था पूरे साल, जब हम ट्रैक पे होते थे बॉडी पे जो स्ट्रेसेस होते थे वो एक्सट्रीम होते थे। बॉडी जब हम ट्रैक ख़त्म करके आते थे बॉडी रिप्ड होती थी, मतलब ना आपको एक मसल दिखती है अपनी। तो ट्रैकिंग कभी भी ये नहीं सोचे कोई कि आप रनिंग करते हो, बहुत रनिंग करते हो तो आप ट्रैकिंग में तो वो फिटनेस आप कैरी फॉरवर्ड कर लो, ऐसा होता नहीं है। ट्रैकिंग अलग गेम है, बहुत डिफिकल्ट गेम है ऑब्वियसली। सो लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग में पहली BRM क्या डिस्टेंस रही है आपकी और क्या एक्सपीरियंस रहा उसका? ये सब सुनना तो जरूर चाहेंगे। नहीं, ये एक्चुअली इंटरेस्टिंग भी है। तो अगेन पहली BRM जो थी 200 थी, MTV पे थी? MTV पे थी, अभिनव के साथ थी? अभिनव के साथ थी। हाँ, ओके। वो दिल्ली में था, बोला हो रही है दीपेंद्र भैया की चलते हैं। नाइट राइड थी? नाइट राइड थी बिल्कुल, ये सारी चीज़ें थी उसमें, जितनी चीज़ें हो सकती है। ये जो अप्रैल का महीना होता है। ओके, मैं कट करूँगा। नाइट राइड थी, अभिनव था, उसके अलावा और आप साइकिलिंग कम्युनिटी में किसको जानते थे? और ये किस टाइम की बात है? 2017? 2017 यस, 17 की बात है। मैं किसी को नहीं जानता। किसी को नहीं जानते थे? अभिनव ही आपको इंट्रोड्यूस कर रहा था? हाँ, दीपेंद्र से भी और लोगों से? अब इफ़ आई गो बैक एंड थिंक अबाउट इट तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने उससे पहले
एक ब्रेवे में मास्टरिंग करी हुई थी। अच्छा, तो उससे मेरे को थोड़े बहुत नाम पता थे। दीपेंद्र भाई की राइड नहीं? हाँ, मुकेंद्र यादव जानते थे। अच्छा, तो विकास गर्ग जानते थे। ये लोग आए एकदम आए टैटू वैटू के साथ। हम तो ऐसे नहीं सकते यार, मतलब वो क्या epic लोग क्या थे, क्या लोग खास हैं, कर तो एपिक, एकदम एपिक। चलने गए भाई। वो मेरा 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 फर्स्ट इंप्रेशन ही वही है। जब वो आए थे पहली बार कंट्रोल पे, मैं यार और नहीं, एकदम लेवल ही अलग है। नाइट राइड का बताइए। एंड गौतम वर्मा को जानते थे, अच्छा। सभी जानते थे उस टाइम पे। Okay. तो बट मेन की फैक्टर आपके अभिनव थे, अभिनव था। साइकिल से इंट्रोड्यूस कर। तो ये नाइट राइड में ऐसा हुआ कि वो लखनऊ से आया हुआ था, उसके पास तो बाइक भी नहीं थी। अच्छा, गौरव वाधवा के पास गए, उसने एक हाइब्रिड सी हमको एक दी रेंट पे, ओके। रैंडम हाइब्रिड, प्रॉपरली फिट भी नहीं हुई भी थी। वो बाइक लेके निकल गए 200 करने के लिए। अच्छा, ठीक है, इस तरफ थी राइड हो? ये राइड स्टैंडर्ड, अगर आपको याद हो, एनआर का जो रूट होता था डिकैथलॉन नोएडा 18 से चालू। हाँ, हम गए मूर्थल की तरफ। ओके। मूर्थल से थोड़ा आगे चौकीदानी से यूटर्न। हाँ, उससे पहले एक्चुअली एक परी चौक का डिकैथलॉन से चालू किया, परी चौक का लीड किया, और फिर यहाँ से मूर्थल, चौकीदानी से वापस। चौकीदानी से वापस। ये रूट हाँ। सबने बहुत बार किया हुआ है, स्टैंडर्ड रूट किया हुआ है, वही रूट था। निकले परी चौक का रूट करके 50 किलोमीटर, वेरी कंफर्टेबल, कुछ नहीं पता चला। चलो, हम तो मस्ती में, ऐसा लग रहा था ये तो कुछ भी नहीं है। 100 किलोमीटर पे 100 किलोमीटर मेरी वाइफ आई भी थी। हम लोग मेरी डॉटर उस टाइम पे शायद 2 साल की थी, उसको लेके वो आई थी U-turn point। हाँ, यूटर्न पॉइंट। तो उसको बड़ा अच्छा लगता था, हर वे पे आती थी। अच्छा, मेरी डॉटर भी आती थी। अच्छा। तो उससे मिले। जब हम वहाँ पहुँचे तो हम ऑलरेडी 20 लोग कर रहे होंगे, तो हम आखिरी 15 से बियॉन्ड हमारी रैंक चल रही थी। ओके, बट ठीक है, मतलब हम पीछे चल रहे थे बट टाइम पे थे। तो एंजॉय कर रहे थे अब तक? ऐसा पता नहीं एंजॉय कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, कुछ अलग हो रहा था। कुछ अलग हो रहा रात के टाइम चला रहे हैं, रात को जगे हुए हैं, है ना, कंट्रोल पे पहुंचे हैं। हाँ। तो वहाँ पे अश्विनी भैया थे एंड दीपेंद्र भाई थे। उन्होंने डांटा, ऐसे क्यों चला रहे हो, धीरे धीरे क्यों चला रहे हो तुम लोग, यहाँ पे कौन रेस्ट करता है, चलो। हाँ, तो 130 पे यूटर्न था, 130 तक समहाउ बॉडी चली, ठीक ठाक चली, मतलब पता नहीं कितने स्ट्रेसेस है। 130 से यूटर्न मारते के साथ एक ढाबा था लेफ्ट पे, हमने कहा चलो रेस्ट लेते हैं। वहाँ सुबह के 4 बजे जाके जब बैठे तो टेबल पे सो गए। 1 घंटा तो वहाँ टेबल पे सोते रहे। उसके बाद के जो 70 किलोमीटर्स है ना, वो मेरी लाइफ के सबसे डिफिकल्ट 70 किलोमीटर्स हैं। उठने के बाद पता नहीं क्या हुआ था बॉडी में, कुछ एनर्जी नहीं बची थी। हमने हर 10 किलोमीटर पे रुक के, अभिनव को आपको पता ही होगा, योगा होगा बहुत शौक है, हर 10 किलोमीटर उसने एक्चुअली योगा करवाया है। अच्छा भाई रुको साइकिल साइड में, हाँ, और योगा कर रहे हैं, स्ट्रेचेस कर रहे हैं, किसी तरीके से फिर अगले 10 किलोमीटर के लिए एनर्जी निकल जाए। 10 किलोमीटर कितना कम होता है आप सोचो, बट 10 करके जो 7 लैप लगे, एंड उसके जो आखिरी 20 थे वो दिल्ली में थे। हाँ, दिल्ली के फ्लाईओवर में तो एमटी भी ऊपर ही नहीं जा रही थी। अच्छा, मतलब ये तो हो जाता था, वो निकलता था, मैं आता था वॉक करके आ रहा हूँ रुको। तो ऐसे मैंने अपने 200 12.5 घंटे में जब पूरे किए, फिनिश लाइन पे पहुंचे, तो लगा कि हाँ कुछ बहुत भाई साहब 12.5 घंटे सेम है। तो हाँ, वो मेमोरेबल था, बहुत टफ था। आखिरी 70 किलोमीटर की तो मेरे को आज भी मेमोरीज हैं। मेमोरी। मैं ऐसा, आप बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद मैंने जब भी ब्रेवे करी है, और ये जो अक्षरधाम, जब हम ITO से अक्षरधाम की तरफ आते हैं, जो फ्लाईओवर चढ़ता है, उस पर जब आता हूँ ना, तो मेरे अंदर से गुस्सा आता है मेरे को, और मैं उस पर हार जाता हूँ कि इस फ्लाईओवर ने मेरे को मारा था। मेरा उल्टा है, मैं जब भी सफदरजंग की फ्लाईओवर में जाता हूँ ना, तो मैं वो जगह याद करता हूँ जहाँ पहली बार बैठा था मैं 200 करते हुए। मेरा आखिरी का 5 बाइक शॉप रह गया था सफदरजंग फ्लाईओवर में, 2 किलोमीटर मैं वहाँ बैठा था उस जगह पे कि अब फिनिश होने वाला है। हाँ, तो वो याद रहता है कि इस फ्लाईओवर ने तोड़ा था मेरे को, कि ऐसा हो गया था कि चल ही नहीं सकते इस पर। ओके, तो उस दौरान भी उतने गैजेट फ्रेंडली थे आप जितने आज हैं? नहीं, बाइक कंप्यूटर भी नहीं था, बाइक कंप्यूटर नहीं था, बट गैजेट फ्रेंडली हमेशा से था मैं। गैजेट फ्रेंडली। हाँ, गार्मिन था उसके पास? गार्मिन नहीं था, वॉच थी, वॉच चल रही थी। हाँ, मतलब गार्मिन वॉच थी। गार्मिन वॉच थी ना, क्योंकि मैराथन कर रहे थे तो इस वजह से वो वाली नॉलेज थी। HR वेचआर का ध्यान रखते थे? HR का ध्यान रखते थे, बट वो वॉच में दिखता थोड़ी, राइड करते हुए तो आपको बाइक कंप्यूटर दिखता है। घर आके तब उतनी एडवांस वॉच थी भी नहीं, मुझे लग रहा है 2000 मेरे पास HR वॉच थी। अच्छा, HR आता था उसमें, बट ध्यान नहीं देते? इतना कोई ध्यान नहीं। वो मतलब वो हाई नंबर इतने चल रहे हैं, उसको इग्नोर ही करना, एक ही ऑप्शन था इतना। वो आपके बारे में पढ़ा मैंने, तो आप उस दौड़ में नहीं थे कि साल में 10 SR करने हैं, साल में 20 SR करने हैं, और इधर जा रहे हैं, उस सिटी घूम रहे हैं, इस कोने में उस कोने में 600 कर लिया, चलो अब हम वहाँ जाते हैं। आप उस रेस में नहीं रहे हो? नहीं, मेरे को पहली SR तो मैंने इंथू के साथ करी थी। ओके, पर उसके बाद कहीं ना कहीं मेरे को
एसआर करने का एक कभी भी मोटिवेशन नहीं था। कोई होता था कि साल में 400 करने में कोई बात नहीं, जो राइड अच्छी लगती थी, इंटरेस्टिंग लगती थी या कंपनी होती थी, कंपनी होती थी, मैं वो करता था। मैंने 2019 के बाद से कोई एसआर नहीं किया है, जबकि मैं पीबीपी जा चुका हूँ, एलईएल जा चुका हूँ, इनके लिए क्वालिफाइंग राइड्स भी लगती है। मैंने कभी 1200 से रिप्लेस करी है, कभी 1000 से रिप्लेस करी है। तो एसआर पूरा करने के लिए मैंने कभी एक्स्ट्रा राइड नहीं। थोड़ा समझाओ हमें, क्योंकि जो बेसिक फार्मूला है, जो नया बच्चा जब वो कोई रेंडरिंग क्लब ज्वाइन करता है तो यही कहा जाता है कि पीवीपी के लिए एसआर करना बहुत ज़रूरी है। पहली क्वालिफिकेशन एसआर है, ये बोलते हैं। जी, दो अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ। एक होता है क्वालिफिकेशन, पीबीपी के लिए आपको क्वालिफाई करना है, उसके लिए आपको एक 200, एक 400, एक आपकी एक 300, एक 400, एक 600 और हायर। आप 200 को या 400 को 600 से रिप्लेस कर सकते हो, आप 600 को 1200 से रिप्लेस कर सकते हो, होना चाहिए। नहीं, मैं नहीं समझा। आपको एक 200 करनी होगी, एक 300 करनी होगी, हाँ। एक 400 करनी होगी, एक 600 करनी। पर उसी ईयर में जिस ईयर में पीवीपी होने, उसी ईयर में जिसमें पीबीपी होने वाला है। तो जैसे आपका पीबीपी अगर अगस्त में है तो आपके पास, आप तो क्योंकि कैलेंडर भी चेंज हो गया है, तो आपके पास सिर्फ जनवरी से लेके जून तक का टाइम है इन राइड्स को करने के लिए। पर ज़रूरी नहीं है कि आप 200 ही करो, आप 200 की जगह 300 भी कर सकते हो, आप 300, 400, 600 भी कर सकते हो। ऐसे 200-300 भी कर सकते हो। 200-300 एक हायर राइड होनी चाहिए। एक हायर राइड होनी चाहिए। ओके। उनका ये देखने का मतलब है कि आप मिनिमम 200, 300, 400, 600 मतलब अगर मैं 400-600 भी कर लूँ, बिल्कुल, तो वो काउंट होगी, एसआर करना ज़रूरी नहीं। अरे वाह, तो बहुत बढ़िया बात। हाँ, तो इसीलिए जो फर्स्ट टाइम जा रहा है वो ज़रूर एसआर तो ज़रूर करे। ओके। क्योंकि इससे आपको बहुत चीज़ें और सीखने को मिलती है। आपकी फर्स्ट एसआर में आप बहुत कुछ सीखते हो। ठीक। और उसी से आप 1200 के लिए प्रिपेयर भी होते हो, यू नो। एक आपकी फिजिकल प्रिपरेशन अपार्ट, आपका गेयर प्रिपरेशन जो हो गया, आपका गैजेट्स हो गए, इस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए आपको इतनी राइड तो करनी बट पड़ेगी। इनिशियल साइकिलिस्ट के लिए तो ठीक है कि एसआर की अपनी जर्नी एक करे, ताकि स्टेज बाय स्टेज अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, अंदरूनी तौर पे एक्सप्लोर कर सके ना। बट जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश साइकिलिस्ट है, उसको उस साल एसआर करने की जरूरत नहीं है। वो बड़ी राइडें 400, 2-400, 2-600 कर सकता है। वो अपनी पिक एंड चूज करे राइड को अच्छी, और उसके हिसाब से वो अपनी प्रिपरेशन के लिए देखे वो। ओके। सो जब आप पहले पीवीपी के लिए गए थे 2019 में, आप एसआर करके गए थे? बिल्कुल। और बड़ी राइड क्या करी थी आपने साथ में? मैंने एक 1200 करी थी आपकी वाली, जम्मू 1200। उसके अगले साल, आपके अगले साल जो दीपेंद्र भाई कहीं था। हाँ, सेम रूट, डलहौजी। डलहौजी तो आपका 1400 थी। ओके, सॉरी, हाँ 14। आपका जो 1200 थी फ्लैट कथुआ, एंड वहाँ पे एक जम्मू से थोड़ा सा, वो तो छोटा सा हमारे लिए उस टाइम पे बहुत बड़ा होता था वो। हम अनट्रेंड गए थे। हाँ, मतलब गए, फिर अमृतसर से वापस आ गए? नहीं, ये से वापस आना, अमृतसर से नहीं था, ये आपका लुधियाना, यहाँ से लुधियाना से फिर आप कथुआ, पठानकोट, कथुआ होते हुए आप जम्मू जाओगे, से यूटर्न एंड सेम रूट पे ही था। ओके, अच्छा। हाँ, 1400 में हमारा 1400 में तो आपने खूब इधर उधर चक्कर काटे थे। तो फर्स्ट पीवीपी में आपने एसआर किया और एक 1200 करी आपने। और हिल ट्रेनिंग एक या दो बार मसूरी गया था मैं। हम बार बार पीवीपी बोल रहे हैं, पीवीपी का मतलब है पेरिस ब्रेस्ट पेरिस। हाँ, बिल्कुल। तो जो नए बच्चे सुन रहे होंगे उनको समझ नहीं आ रहा होगा क्या पीवीपी चल रहा है। तो पेरिस एक बहुत आइकॉनिक मक्का है और रॉन्डनियर्स, तो आएंगे इस पे थोड़ा डिटेल में। पीवीपी जब गए थे तो मैंने एक दो बार मैं गया था मसूरी, 2 लूप काटे थे। अच्छा। बट कुछ स्ट्रक्चर नहीं था। हाँ, कुछ स्ट्रक्चर नहीं, बस गए, चला दी बाइक, एसआर कर लिया। एंड प्राइमरी रीज़न यही था कि हम कम्प्लीटली अनट्रेंड थे फॉर पीवीपी। इस टाइम तक गार्मिन आ चुका था बाइक कंप्यूटर, इस टाइम पे वाहू एचआर पास एक एचआर था, एचआर सिस्टम समझने लग गए थे आप? सब लग गया। अब स्टडी शुरू हो गई थी इंजीनियर साहब की? अब स्टडी शुरू हो गई थी, बिल्कुल स्टडी शुरू हो गई। ये बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी था मेरे इसमें कि जब मेरा वहाँ पे मैं थोड़ा जंप अहेड कर रहा हूँ, फिर डोंट माइंड, तो ये सारा डेटा आने लग गया था, मेरे को चीज़ें समझ में आ रही थी, मेरे को लग रहा था पर कुछ गलती है कि हम कर तो जाके ऑडाक्स करके आ जा रहे हैं, इस डेटा से कर क्या रहे हैं। तो जब पीबीपी डीएनएफ हुआ था, ओके, उस टाइम पे फिनिश पे मैं, दीपेंद्र और एक ऑस्ट्रेलियन बंदा था जो 70 घंटे में करके आया था। हम बैठे हुए थे, बर्गर खा रहे थे, होटल में थे सामने। उसने मेरे को उस दिन आधे घंटे में स्ट्रक्चर ट्रेनिंग से इंट्रोड्यूस किया कि वो कैसे ट्रेन करते हैं, क्या करते हैं। और वो एक हाफ एन आवर जो था मेरे दिमाग में, वो इतना बड़ा उसने इम्पैक्ट किया, वहीं से मेरी स्टडी चालू हुई थी। एक तो इतना बड़ा मेरे पीछे एक डीएनएफ का वो था,
बैगेज था बैगेज था। एंड देन दैट हाफ एन आवर, वो दोनों का जो कॉम्बिनेशन था दैट एक्सप्लोडेड इनटू इंटायर सिनेरियो फॉर स्ट्रक्चर ट्रेनिंग। समझना, पहले 1 साल लगा के समझना, लोगों से बात करना, बहुत लोगों से बात करी मैंने, आप कैसे ट्रेन करते हो, आप क्या करते हो। तो वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट था डेटा का, जब बार बार पूछ रहे हैं हाँ डेटा था, डेटा के साथ करना क्या नहीं करना क्या है ये कुछ नहीं आइडिया था। बस वो बेसिक पता था कि आ रहा है एचआर आ रहा है, कभी कोई Z2 बोल देता, Z2 सुन लेते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। सुनते थे बस, हाँ बेसिक्स। एग्जैक्टली करना क्या कोई आइडिया नहीं था, कैसे उसको यूज़ करना है। तो 600 का पीवीपी में 600 में आपका डीएनएफ हुआ। टीडीपी में मेरा 600 में DNF होगा। क्या रहा हो, मतलब डीएनएफ का रीजन, मेन रीजन क्या? तो पीबीपी जो मेरा DNF है, आज भी मैं देखता हूँ, मैं 42 आवर्स में ब्रेस्ट पहुँच गया था, विच इज 600 ओके, पैरिस ब्रेस्ट फॉरेस्ट। तो आपको 45 आवर्स में वहाँ पहुँचना होता है। एंड जिसमें कि मैं कैरहे जो होता है, जो 520 होता है, उस पर तो मैं बहुत जल्दी पहुँच गया था। दीपक एंड कार्तिक के साथ ही चला था मैं 520 तक। वहाँ से मेरे दीपक कुमार, कार्तिक प्रकाश, बिल्कुल, दोनों 87 आवर्स फिनिशर है। तो हम लोग साथ में ही चल रहे थे एंड कैरहे से मेरी तबीयत 520 पे मेरी तबीयत खराब चालू हुई। 520 से 600 पहुँचने में मेरे को 8 घंटे लग गए। अच्छा, 600 पे मैंने रियलाइज़ किया कि टाइम तो बहुत है पर होगा नहीं, बिकॉज खाना अंदर नहीं जा रहा था। माइग्रेन जो भी मेरा एक वो था, वैस्कुलर माइग्रेन हिट कर चुका था। अच्छा, वहाँ अकेले चला रहे थे आप, कोई साथ में था? नहीं, जैसे मैंने बताया कि 520 तक तो साथ में थे। साथ में थे। 520 पे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गया तो लोग मेरे को सिर्फ पास करते रहे, मेरे को रोड पे सोना पड़ रहा था। 520 से लेके 600 तक मैं कम से कम 10 बार सोया हुआ मतलब था। इंडिया से कोई बड़ी राइडर साथ में आपके साथ नहीं गया था कोई? अभिनव का क्या रोल था? नहीं, अभिनव टिल कैरहे मुझसे करीब 1-2 घंटे पीछे चल रहा था। अच्छा, एंड कैरहे से लेके ब्रेस्ट तक उसने मेरे को कभी ना कभी ओवरटेक किया हो, मैं रोड के साइड में सो रहा था। एंड देन वो अपनी राइड पे था, तो उसका राइडिंग स्टाइल और मेरा राइडिंग स्टाइल मैच नहीं करता था। ओके, एक अभिनव कॉन्स्टेंटली चल सकता था, जो कि मेरे में उस टाइम पे वो कैपेसिटी नहीं थी, और मैं थोड़ा फास्ट चल पाता था, तो मेरे को पर ब्रेक्स चाहिए होते थे। तो एक मिसमैच की वजह से हमने शुरू से डिसाइडेड था कि हम साथ में नहीं चलेंगे, जहाँ जहाँ रास्ते में मिलेंगे। तो ब्रेस्ट तक वो मेरे को ओवरटेक कर चुका था। ओके, एंड ब्रेस्ट पे मेरे को विकास भाई भी मिले थे, अनिलपुरी सर भी मिले थे, इन लोगों ने काफ़ी मोटिवेट किया था, क्योंकि मैं बहुत जल्दी पहुंच गया था। ब्रेस्ट पे मैंने 3-4 घंटे स्पेंड किए तबीयत ठीक करने के लिए, ओके। हो नहीं रहा था। अच्छा, ब्रेस्ट पहुँचते पहुँचते भी तबीयत खराब थी आपकी, हो रही? हाँ, 520 से लेके 600 तक मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। 600 पे मेरे में जब पहुंचा था कुछ नहीं बचा था, एम्प्टी था। तो वो 600 तक की जर्नी, अभी आपने एमटीबी से रोड बाइक कब ट्रांसफ़र करी, स्विच करी आपको? रोड बाइक मैंने 18 में स्विच कर ली थी। मतलब पीवीपी जाने से 1 साल पहले? 1 साल आपने पहले रोड बाइक ले आ ली। गई थी। अब आपको पता चला कि आपको पीवीपी जाना है 2019 में, और उसकी तैयारी आप कर रहे हो। क्यों जाना था पीवीपी? दीपेंद्र, सब दीपेंद्र की गलती है। अच्छा, इंजेक्ट दीपेंद्र ने? बिल्कुल, एब्सोल्युटली। मतलब आपका कोई ऐसा मोटिव नहीं, क्योंकि आपने देखो शुरू में मुझसे बात में कही कि मुझे कोई अचीवमेंट, आपको कोई तमगा नहीं चाहिए होता था, मगर अब ये पेरिस में फिर आपको क्या ऐसे अपील कर रहा था कि आप तैयारी कर रहे थे उसकी? अब दीपेंद्र, देखो, आप इतना नहीं सोचते हो कि मेरे को चाहिए नहीं चाहिए, ये होता है कि इवेंट आ रहा है, 4 साल में एक बार आएगा। हाँ, तो एक फियर ऑफ मिसिंग आउट तो आपको स्ट्राइक करता ही है कि यार ये आएगा, अभी मिस कर दिया तो फिर कब करेंगे। तो एक मेन वही था कि सब लोग जा रहे हैं आसपास, आप क्वालिफाई कर रहे हो, आप SR हो अपने आप, वही तो मुंबई मैराथन की तरह की साल में एक रन करना ही है। तो मेन अचीवमेंट, मेन रीज़न वही था कि ये इवेंट है, 4 साल में एक बार आएगा, प्रॉबेबली आपने अभी 1200 कर लिया है, आप प्रिपेयर्ड हो, व्हाई नॉट। बट इंडिया में मुंबई में जाके दौड़ना, मसूरी में साइकिल चलाना, और पेरिस में जाना, बजट करना, आप दूसरे शहर दूसरे देश जा रहे हो इनफैक्ट, और वहाँ के बजटिंग का अलग इशू है, उनकी फ़ीस है एक, क्या अमूमन क्या एवरेज फ़ीस रहती है पीवीपी की? पीवीपी की फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। सब मिला के 100-1 यूरो के आसपास होगी। 101 यूरो, तो 7-8 हज़ार रुपये उस टाइम। 7-8 हज़ार रुपये। हाँ, अभी भी तकरीबन शायद 120 यूरो थी इस बार। 10,000 के 10,000 के आसपास उनकी फ़ीस है। बाकी आने जाने का सारा खर्चा, रहने का, वो सब लगा लो उनके लाख रुपए हिट करता ही है आपको। 2019 की मैं बात करूँ तो हमारी टिकट्स थी प्रॉबली 45,000 की रिटर्न टिकट्स थी। अच्छा, प्लस स्टे हमने काफ़ी इकोनॉमिकल किया था, सबने सब साथ में रुके थे, दिल्ली NCR वाले। ओके। बट ये एक्सपेंसेस तो है ही, और आज की डेट में बहुत बढ़ गए हैं, इतने उस टाइम वाले लेवल नहीं है अब।
और 2009 ऐसा था कि इतना डिजास्टर हुआ था इंडियन साइकिलिंग रेंडरिंग को लेकर, इतने सारे फेलियर हुए थे, सब लोग सिर्फ एसआर करके, मैक्सिमम मेजोरिटी सिर्फ एसआर करके वहाँ पहुँच गई थी। इसके लिए ना मेरे को क्या हुआ कि 2019 की रिजल्ट्स को लेके मैंने 2023 में बहुत हल्ला क्रिएट किया कि भाई देखो बहुत डिफिकल्ट है, एंड 2023 में रिजल्ट्स पलट गए। हाँ, तो उसका मेन रीज़न था 2019 एक्चुअली जेन्युइनली बहुत डिफिकल्ट पीबीटी था। ओके, कोई बारिश नहीं थी, पर जब आपने पहला पेडल मारा तब से आपको सामने से हेडविंड थी, हेडविंड, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडविंड थी। ओके, एंड उस हेडविंड को काउंटर करने के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए थी। उस हेडविंड में आपका इंडिया की एसआर नहीं चलेगी। ओके, एंड विद 2023 टर्न्ड आउट टू बी एकदम ही उल्टा, ऑलमोस्ट अ डुअल टेलविंड राइड, अच्छा, वेरी इजी। ओके, एंड लोगों ने मेरे को आके हिट भी दिया कि यार तुमने तो इतना मुश्किल बता दिया था, इसको इतना मुश्किल। मैंने कहा ना इसमें बारिश पड़ी ना इसमें विंड आई, एक भी वेरिएबल आ जाता है इसमें तो राइड चेंज हो जाती है। तो 2019 में हमारा इंडिया का फिनिश रेट वॉज 13%, डिजास्टर, एब्सोल्यूट डिजास्टर, वेरी डिफिकल्ट राइड, एंड मेजॉरिटी लोग बेस्ट तक ही साफ हो गए थे, नहीं पहुंच पाए थे। ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल था, बट डिफिकल्ट। तो 2019 600 पे डीएनएफ और आधे घंटे की टॉक, वो किक मिली, और जिस रोहन शर्मा से मैं बात कर रहा हूँ उसकी नींव वहाँ रखी गई थी। आई वुड लाइक टू से दैट, हाँ उसका एक बहुत मेजर रोल उस वाले पीबीपी 2019 मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट था। ट्रांसफॉर्मेशन में आप एक डीएनएफ से ज़्यादा सीखते हो एज कम्पेयर टू आप एक फेलियर में ज़्यादा सिखाते हैं। फेलियर की जो लर्निंग्स थी, वो मेरा सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वॉज 2019 का डीएनएफ। मैं कई लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने वहाँ से आने के बाद साइकिल छोड़ दी, मैं जानता हूँ। 80% लोगों ने छोड़ दी। हाँ, 80%, मैं कई लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने साइकिल छोड़ दी कि हमने करनी नहीं है ये। 80% लोगों ने उसके बाद राइड ही नहीं किया है, और हाँ। अच्छे अच्छे साइकिलिस्ट। हाँ, कईयों ने रेंडरिंग छोड़ दी, कई टूरिंग में चले गए, बट अब ये झमेला नहीं पालना है। बहुत लोगों के साथ होता है। बहुत एंथू के साथ गए थे वो लोग। तो ये मैं सबको बोलता हूँ कि जब आप इतने बड़े इवेंट के लिए जाते हो ना, आपको अपने माइंड को पहले से प्रिपेयर करना होगा कि आने के बाद जब ये एक हाई है, आपने एक हाई की तरफ प्रिपेयर करते हो, वो हाई का जब ख़त्म होता है तो एक बहुत बड़ा लो आता है, आप उससे कैसे निकलोगे। उसके लिए आपको पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करना होता है। आप वरना उस लो में आपका 1 महीना जब ब्रेक आता है ना, आफ्टर अ बिग इवेंट, उसके बाद उठना बहुत मुश्किल होता है। उस आधे घंटे की बातचीत जिसके साथ हुई उसका नाम याद है आपको? नहीं, बिल्कुल कनेक्टेड हो आप ना? बिल्कुल कनेक्टेड भी नहीं, स्ट्रावा में भी कनेक्टेड नहीं। कहीं नहीं। वो तो ऐसा होता है ना कि आप बस मिले, आपने साथ में ऑर्डर कर लिया, बैठ गए वो हाँ, तो किस कोई नाम भी याद नहीं है, मगर उस आधे घंटे ने आपकी पूरी जीवन शैली को बदल दिया, साइकिलिंग शैली को बदल दिया। सोचने के तरीके को बदला, सबसे पहले सोचने के तरीके को बदला। कि जैसे वो कहते हैं ना कि अगर बात जरूरी है तो इंसान को भूल जाओ, बिल्कुल। अगर इंसान जरूरी है तो वो बात भूल जाओ। तो वो बात जरूरी थी, वो पकड़ लिया। बहुत जरूरी बात, बहुत जरूरी बात होती है। बहुत अच्छा। तैयारी कर रहे थे आप अपनी, इस दौरान साइकिलिंग कल्चर भी ग्रो कर रहा होगा अपने आप में आसपास आपके। बीबीपी फेलियर हो गया है, बिल्कुल। अब आप इंडिया वापस आए, अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप समझ चुके हैं कि कैसे करना है। कोचिंग आ चुकी थी तब तक? मैंने कोचिंग लेनी चालू करी थी, लेनी शुरू करी। एक चीज़ समझ में आ गई थी कि कोचिंग लेनी पड़ेगी। ओके, तो मैंने कोचिंग लेनी चालू करी इमीडिएटली आने के बाद। मतलब लोकल या फिर कोई सिटी से? 2-3 चीज़ें ट्राई करी, अलग अलग 2 कोचेस ट्राई किए। तो वो एस्टेब्लिश साइकिलिस्ट थे या फिर? एस्टैब्लिश साइकिलिस्ट थे, ठीक है। तो फिर उन्होंने जो आधे घंटे का ज्ञान लेकर आए थे उसको ग्रूम किया होगा ऑब्वियसली। उसी में फिर चीज़ें ऐड होने लग गई। अच्छा। एंड उसी में मेरे को फिर गैप्स भी दिखने लग गए कि यार वो जो करते थे वो थोड़ा अलग था, यहाँ जो चल रहा है थोड़ा देसी वाला सिस्टम चल रहा है। तो इमीडिएटली गैप्स दिखने लग गए कि ये इसमें गड़बड़ है। कि भाई ठीक है, ये चीज़ जो कि डेडिकेटेड साइकिलिस्ट उसके लिए तो ठीक है, पर आपको 1 हफ्ते का प्लान मिला हुआ है और आपने एक दिन मिस कर दिया क्योंकि आपका ऑफिस था या आप टूर पे थे, तो अब आपका ट्रेनिंग प्लान सेम नहीं रह सकता ना। तो ये तो बस एक सबको कॉमन गुट्टी पिला रहे थे यहाँ पे। जो कोचिंग का कल्चर था, 5-5-6 हज़ार रुपये चार्ज करके, वो गैप्स भी दिखने लग गए कि ठीक है ये है पर हमारे लिए नहीं है कहीं कहीं। तो ये तो नॉलेज गेन होती चली गई। 2019 अगस्त में डीएनएफ हुआ है। 19 से लेके मैं बात करूँगा कि 20 में आई थिंक कोविड आया है। तो तब तक ये मैंने 1 साल ऑफ वेरियस कोचेस या वेरियस कोचिंग प्लान्स गेनिंग नॉलेज का फेस था ये। तो
रनिंग भी चल रही थी इसके पहले या रनिंग अब छूट गई थी? रनिंग चल रही थी पहले। रनिंग चल रही थी, हाफ मैराथन चल रहे थे हर साल। हाफ मैराथन चल रहे थे। मुंबई छूट गया था। मुंबई पहली बार छूटा 21 में जाके। 20 में मैंने मुंबई किया है। मेरा आज भी मुंबई का पीबी 2020 का टाटा मुंबई है। ओके, और क्या है टाइमिंग? 351 के आसपास था। मुंबई का टाइमिंग बहुत बढ़िया टाइमिंग है मुंबई के हिसाब से। मुंबई की वो आई एम हैप्पी विद। मतलब बीइंग ए साइकिलिस्ट और हाँ, मतलब आप प्रो रनर नहीं हो तो उसके हिसाब से 350 मेरा मेरा फर्स्ट सब 4 था वो मुंबई में, एंड डिसेंट टाइम था। ग्रेट, हाँ अच्छा टाइम।